Hello everyone, how are you all? Give me a quick confirmation. Am I audible and is the screen visible to you? Yes, ma'am, it is audible and visible. Okay. We'll just wait for another 2-3 minutes and then we'll start with today's session. Till then, did you practice the mock tests for second chapter? जो भी अभी प्रेजेंट है आप लोग को सेकेंड चैप्टर का मॉक टेस्ट जो कि हम लोगों ने कवर किया था लास्ट सेशन में, क्या वो आपने प्रैक्टिस कर लिया? नहीं किया क्या? कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो टाइम निकाल के एक्चुअली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इसीलिए करना ताकि रिवीजन हो जाए हमने जो भी पढ़ा है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी रिवीजन करने का टाइम मिला हो तो एनी डाउट, एनी क्वेरी फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस फ्रॉम द चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ? कोई डाउट हो तो वो आप अभी रेज कर सकते हैं। इफ नॉट देन वील मूव फर्दर विद द क्लास। यस, अपसेलिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन। ओके, अपसेलिंग एक बार टर्म को थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखिए। अप मीन्स समथिंग मोर एंड सेलिंग मीन्स सेलिंग a product or service. So if the bank or the officers they are able to sell another product or a, let's say, improved product to the customer, जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर होम लोन ले रहा है, होम लोन के साथ साथ में वो क्या कर सकता है, अगर आपने होम, लेट्स से, रिनोवेशन लोन ले लिया, या फिर क्रेडिट कार्ड का लिमिट सेट करते हैं, उसमें आपने ज़्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड उसको सेल कर दिया, तो दिस इज अपसेलिंग। बेसिकली वो सारी चीज़ें, वो प्रोडक्ट सेल करना जिससे बैंक्स को ज़्यादा फीस मिल रही होगी, वो एक तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है अपसेलिंग का। ठीक है, तो अपसेलिंग मतलब बेटर कोई प्रोडक्ट या जो लार्जर या हायर प्राइस का प्रोडक्ट कस्टमर को अगर बैंक सेल कर पा रहा है, तो सिंपल टर्म्स में अपसेलिंग का ये मतलब होता है। ओके, क्लियर नाउ अक्षय? ओके, चलिए ठीक है, तो फिर आज, यस मैम। ओके ठीक है, सही सही है। ठीक है, तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर से एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू कवर द फोर्थ चैप्टर। सो थर्ड चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ द रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को थोड़ा बहुत ये समझना होगा कि कौन से मॉडल्स, अगर जैसे हम रिटेल बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं बैंक के पास। अगेन हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है प्रोडक्ट प्राइसिंग की, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक सी चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, रिटेल बैंकिंग की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास एज वेल। फर्स्ट इज मल्टीपल प्रोडक्ट्स। नाउ इन टूडेज टाइम्स, लाइक आई सेड, एक ही प्रोडक्ट या सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, वैरायटी, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब हम लोग के किस में आ जा रहे हैं, ये
अदर या फिर पैरा बैंकिंग में भी आ जा रहे हैं. सो देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो देयर. कॉल सेंटर्स के थ्रू, ब्रांच, फिजिकल ब्रांच में, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम्स में भी अब बहुत सारी सर्विसेज हमको प्रोवाइड होने लगी हैं. So there is multiple channels of distribution as well. And finally we have multiple customer group. केवल individual consumer ही नहीं बल्कि small business, small corporate, these are also being served under the retail banking today. ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग की ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऑल ऑफ दिस इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी. The banks today, they are leveraging technology in all aspects of the products and services. Even if we are talking about, let's say, the processing or distribution or explanation, solving of queries, data integration, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हमने कई बार ये टर्म यूज़ किया है, क्रेडिट स्कोरिंग, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिटेल बैंकिंग आज वर्क कर रहा है. सो इसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिया था. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं. दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स. ठीक है, अगेन व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिटेल बैंकिंग और द डिफरेंट अप्रोचेस दैट आर यूज्ड बाय बैंक्स, तो हम लोगों ने कहा था या तो बैंक्स प्रोडक्ट सेंटर्ड होते हैं या फिर वो लोग कस्टमर इंफॉर्मेशन सेंटर्ड होते हैं. डू यू रिमेंबर दिस? हम लोग ने क्या बोला था कि जो बैंक्स प्रोसेसिंग करते हैं या फिर उनका जो गोल रहता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, या तो प्रोडक्ट सेंटर्ड होगा वरना कस्टमर सेंटर्ड होगा, राइट? तो उसी में हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट बैंक्स. जैसे कि देखिए, देयर इज एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग एंड इन हाउस सोर्सिंग. एक पहले एक सिंपल तरीके से समझिए, आउट और इन. आउटसोर्सिंग होता है जब बैंक्स क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉइंग आउटसाइड फर्म्स. नाउ दीज फर्म्स दे कैन बी एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया. जैसे कि कोई रिसर्च कंडक्ट करानी है बैंक को, ठीक है, बैंक को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको लॉन्च करने से पहले वो डिसाइड करना चाहेगा कि क्या इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कौन से एरिया में करना चाहिए, उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इफ फॉर दिस दे आर हायरिंग एन एक्सपर्ट टीम, अ रिसर्च टीम फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म, सो वो किसके अंदर आएगा, वो आउटसोर्सिंग के अंदर आएगा. वहीं अगर खुद की मार्केटिंग टीम एम्प्लॉय की जा रही है, बैंक्स की खुद की मार्केटिंग टीम भी होती है, एचआर टीम भी होती है, तो अगर खुद की मार्केटिंग टीम की जा रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद ही के ऑफिसर्स के या एम्प्लॉयज के थ्रू हो रहा है, तो सिंपल टर्म्स में हम उसको बोल सकते हैं इन हाउस सोर्सिंग. ठीक है, अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे. ठीक है, तो अब इसमें कई सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जो अपने हर एक सर्विस के लिए इन हाउसिंग करते हैं. जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दे यूज ओनली इन हाउस रिसोर्सेज फॉर रिटेल बैंकिंग. मतलब कि वो लोग केवल अपने ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट रेंज की बात कर रहे हो या फिर वो बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी जो हम यूज करेंगे, तो उनकी खुद की टेक्नोलॉजी है, खुद के प्रोसेसेस हैं, खुद की मार्केटिंग टीम है. तो ये सब इन हाउस रिसोर्सिंग में आता है. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए या कुछ एक्टिविटीज़ के वो लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ इन हाउस फैसिलिटीज़. हो सकता है कि लेट्स से एटीएम, अब एटीएम सेटअप करने के लिए उनके पास इनफ टेक्नोलॉजी या नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, वो किसी कंपनी को हायर करेंगे, है ना, किसी कंपनी को हायर करेंगे, वो टाइप कर लेंगे और फिर उसके बाद वो कंपनी उनके लिए एटीएम्स बनाएगी. ठीक है, तो ये हो जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का. प्रीडोमिनेंटली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन हाउस रिसोर्सेज यूज करते हैं. ऑन द अदर हैंड ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो ओल्ड जनरेशन होते हैं, वो भी इन हाउस रिसोर्सेज यूज करते हैं.
हम लोग जब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम लोग डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात कर रहे थे या फिर हम लोग एसबीयू अप्रोच की बात कर रहे थे, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, लोग ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनका अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑन दी अदर हैंड जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनका अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन हाउस रिसोर्सेज यूज करते हैं। मैं फिर से वही कहूंगी, इतना सा मतलब बस याद रखना, इन हाउस अपनी खुद की सर्विसेज, आउटसोर्सिंग कोई बाहर की कंपनी को हायर करके हमने काम करवा लिया। ठीक है, एंड देन in the case of the new generation private sector banks, here a balanced mix of outsourcing and in-house is used and little skewed towards outsourcing. अब skewed का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए इस तरीके से एक ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ये अगर एवरेज लाइन है तो लिटिल स्क्यूड का मतलब क्या होगा कि ज़्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं, कम इन हाउस उनका रहता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या था, ज़्यादातर इन हाउस था, थोड़ा बहुत आउटसोर्सिंग था। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादातर आउटसोर्सिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास, जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके पास एक ब्रांच की रीच ज़्यादा होती है, तो ये उनके पास एडवांटेज था। लेकिन जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके पास ब्रांच का एडवांटेज नहीं है, उनके पास किसका एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहेंगे। तो अब ब्रांच नहीं है तो सारी चीजें अपने पास तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हायर करेंगे। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग का होता है जब हम लोग थर्ड पार्टी एजेंट्स की बात करते हैं। थर्ड पार्टी एजेंट्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, उसके अलावा फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, इवन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स यूजुअली बैंक्स थर्ड पार्टी एजेंट्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो वो आउटसोर्सिंग हो गया, खुद के ऑफिसर्स को ना भेज के वो लोग थर्ड पार्टी कोई फर्म या कंपनी जो इसी में एक्सपर्ट होगी वो उसको हायर करते हैं। ठीक है, सो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादातर आउटसोर्सिंग करते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ इन हाउस एज वेल। एंड फाइनली फॉरेन सेक्टर बैंक्स मोस्टली आउटसोर्स बेस्ड मॉडल, क्योंकि उनके पास ब्रांच का, रीच का ये सारा एडवांटेज नहीं होता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो लोग आउटसोर्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे फंक्शन से अगर हम लोग इसकी बात करें फॉरेन बैंक्स की, तो बैंक्स के फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है। कुछ फ्रंट एंड फंक्शंस होते हैं, कुछ बैक एंड होता है इन विच डेटा स्टोरेज एंड अदर सच एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। तो सारी ही सर्विसेज फॉरेन सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं, खुद का कोई भी रिसोर्सेज नहीं यूज करते, इन हाउस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो अगेन इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कॉमा ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन हाउस। देन द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स, ये लोग मोस्टली आउटसोर्स प्लस इन हाउस। एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स, ये लोग कंप्लीटली आउटसोर्स करते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट? क्लियर? यही इंफॉर्मेशन है जो आपको यहां से याद रखनी है। यहां तक क्लियर है? यस, गिव मी अ येस और नो, चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। यस, ओके, वेरी गुड। इजी है, सिंपल टर्म्स है, ऐसा कुछ बहुत अलग से नहीं है इसमें। हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर ली। एक सेकेंड, इसको भी आप रीड कर लो। फॉरेन सेक्टर बैंक्स, जैसा कि मैंने कहा, फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेशंस दीज आर आउटसोर्स। और कुछ ऐसे बैंक्स भी होते हैं जिसमें बैक एंड ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया जाता है। फ्रंट एंड ऑपरेशंस लाइक सोर्सिंग ऑफ द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स इज डन थ्रू कैप्टिव रिसोर्सेज। इतनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। चलो नेक्स्ट,
अब अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर की। बिजनेस प्रोसेस का क्या मतलब होता है? ये होता है कि जो भी बैंक्स के स्टेप्स होंगे अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए या फिर उनको सेल करने के लिए, तो वो किस तरीके से डेटा यूज करेंगे या फिर उनका क्या अप्रोच रहेगा। तो अगेन जो अप्रोच होते हैं वो भी किस पे बेस्ड होते हैं, या तो प्रोडक्ट पे होगा या फिर कस्टमर इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, अब कुछ ऐसी टर्म्स आपके पास आने वाली हैं जो थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजिंग लगेंगी, बट फिर से सिंपल सिंपल चीज़ों के तरीके उसको समझेंगे। सो यस, अब हम लोगों के पास होते हैं 4 तरीके के बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, यहाँ पे क्या टर्म यूज करना है, ये होता है प्रोडक्ट वाइज। हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज किया जाएगा। इसमें कोई भी कस्टमर इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है। इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशंस आर प्रोडक्ट वाइज। हम प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे वर्क करेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से। कस्टमर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसका ऊपर ऊपर से मतलब समझो, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। दूसरा होता है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। यहां पे हमको क्या याद करना है, कस्टमर डेटा। ये कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन होता है एंड सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस इज यूज्ड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज यूज हो रहा था, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग एंड टू एंड सोल्यूशन होगा, प्रोसेस होगा, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स आर सिलेक्टेड ऑप्टेड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट वर्टिकली ऑर्गेनाइज में क्या हो रहा है, कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर की जाएगी फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब फिर से अगर आप इस चीज को दोनों को कंपेयर करो, तो अगर प्रोडक्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो कुछ ट्रेडिशनल लग रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ओल्ड आइडियोलॉजी यूज की जा रही है कि नहीं बस प्रोडक्ट के हिसाब से करो, कस्टमर डेटा को यूज करके मत करो। ऑन द अदर हैंड वर्टिकली में क्या लग रहा है कि ये कुछ नया है, दिस इज समथिंग विच इज अ न्यू अप्रोच, कुछ नई थिंकिंग लग रही है, नई जनरेशन की थिंकिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग कस्टमर के डेटा को यूज कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इफ द कस्टमर इज डिमांडिंग सच एंड सच प्रोडक्ट, तो हो सकता है उसकी इस एरिया में भी डिमांड रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज मोर ऑफ अ न्यू अप्रोच, राइट। इसी तरीके से आ जाता है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूज करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो यूज करते हैं हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। सेम ही चीज है, तीनों जो हमने कल पढ़ा था चैप्टर 2 में, जो हमने इसके पहले देखा, जो हम लोग के इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स थे, और जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देखोगे ट्रेडिशनल चीजें मोस्टली कौन फॉलो कर रहा है, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स। और जो नई आइडियाज हैं, नई आइडियोलॉजीज है, ये कौन यूज कर रहा है, जो ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर फॉरेन बैंक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी में ये तो दोनों एक्सट्रीम हो गए, दो एक्सट्रीम मॉडल हो गए। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो इतने एक्सट्रीम नहीं होते हैं, सेंटर में आते हैं। दीज आर द प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। प्रीडोमिनेंट ज्यादा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विद सम कॉमन इंफॉर्मेशन। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन यूज की जाएगी, बट ज्यादातर प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड इज मोर एज कंपेयर टू द कस्टमर इंफॉर्मेशन। एंड फोर्थ वन इज प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। यहाँ पे कॉमन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें प्रोडक्ट वाइज हम चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड मोर एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। डिफरेंशिएशन समझ में आया। चारों मॉडल्स में जो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट वाइज चलता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट प्रोसेस मॉडल यूज किया जाएगा। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या किया जाएगा,
कस्टमर डेटा को यूज करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटा बेस रहेगा दैट विल बी यूज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। मतलब कि चाहे मैं सेलिंग की बात कर रही हूँ और आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, आई विल बी यूजिंग सम कॉमन कस्टमर डेटा, राइट। बट इसी के दो बीच में आ जाते हैं, ये एक्सट्रीम मॉडल हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बीच में आ जाते हैं प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल, जिसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट के हिसाब से हम काम करेंगे, हर एक प्रोडक्ट का अलग मॉडल होगा, कुछ कस्टमर इंफॉर्मेशन कुछ एक प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग कॉमन यूज कर लेंगे। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज में क्या होगा, मोस्टली हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, बट कुछ एक प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट प्रोसेस मॉडल यूज कर लेंगे। ठीक है, चारों मॉडल समझ में आए, क्लियर है ये। अब इसमें भी हाँ, अब ये देख लो जैसा कि मैंने कहा था, क्लियर, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है, ठीक है, कुछ प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड भी यूज करते हैं। जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सिनेरियो इज मिक्स्ड, या तो प्रीडोमिनेंटली या फिर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल या फिर प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल यूज करेंगे। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है, ठीक है, एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स क्या है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये लोग क्या रहेंगे, ये लोग वर्टिकली रहेंगे, एंड ये लोग ज़्यादा क्या करेंगे, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ये लोग हॉरिजॉन्टल रहेंगे, ठीक है। तो आप फिर से वो टेबल क्रिएट कर सकते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ओल्ड जनरेशन वो लोग मिक्स्ड हैं, बट अगेन प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो लोग क्या है, वर्टिकल है। फॉरेन सेक्टर बैंक्स भी प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल है, ठीक। ये हो गए हम लोगों के बिजनेस प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच दे आर यूजिंग फॉर प्रोसेसिंग देयर बिजनेस, कि उनका ज़्यादा ध्यान प्रोडक्ट के ऊपर है या फिर ज़्यादा ध्यान उनका कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऊपर है, राइट, क्लियर। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हम लोगों को, हॉरिजॉन्टली दो चीज़ों को याद रखना है कि प्रोडक्ट वाइज एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। सो कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन किस में यूज हो रही है, जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड है, एंड टू एंड प्रोडक्ट वाइज किस में चल रहे हैं हम लोग, जो कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन याद रखना। अब देखो अगेन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपको अभी याद रहेगा, लेकिन आप भूलो ना, और ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाए, इसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वरना अभी याद है इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये करना, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्लियर। चलो तो फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक, अगेन बहुत ये इम्पॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, वो जो मॉडल्स हमने देखे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि बिजनेस अप्रोच की, ये इससे रिलेटेड है कि अलग अलग बैंक्स किस तरीके से अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे। तो सेगमेंटेड अप्रोच में क्या होता है, segmented approach, the branches are classified based on the business potential with regard to the retail space and business targeted। यहाँ पे कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनकी फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि जो ब्रांचेस हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा। एक कोई ब्रांच हो सकती है वो रिसोर्स सेंटर हो सकती है, ठीक है, रिसोर्स सेंटर एक ब्रांच हो सकती है। देन प्रॉफिट सेंटर्स कुड बी अनदर टाइप ऑफ ब्रांच। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, जनरल सेंटर्स होते हैं। तो ये फोकस है कि उस बैंक की ब्रांच का फोकस क्या होगा, तो हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ब्रांच बना दी जाती है। तो सेगमेंट्स ऑफ ब्रांचेस, पार्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। They have focused marketing strategies and different segments of branches are created under the segmented approach। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। रिसोर्स सेंटर्स क्या होंगे,
जो लेट्स से बिजनेस रिसोर्स करके ला रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर्स क्या होंगे, जो कि वर्क कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिएट हो। यहाँ पे लेट्स से मैक्सिमम कस्टमर्स की बात हो तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अलग अलग बिजनेस अलग अलग फोकस के हिसाब से ब्रांचेस क्रिएट कर दिए जाते हैं। देन अनदर अप्रोच कि मतलब अब अगर हम लोग और ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के बेसिस पे भी ब्रांच क्रिएट की जा सकती हैं। मतलब कि लेट्स से एक हिली टेरेन है, कोई हिल एरिया है, तो हिल एरिया में क्या होता है, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। जो पॉपुलेशन होती है दैट इज़ मोस्टली रूरल पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से ब्रांच बना दी जाएगी कि उस एरिया की पॉपुलेशन को क्या चाहिए है। ठीक है, हिली एरिया में क्या हो सकता है कि इतना ज़्यादा एटीएम का यूसेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के बेस पे हो गया। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स और बिजनेस सेंटर्स, बॉम्बे, बैंगलोर, ये लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजी सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये ज्योग्राफी के बेसिस पे हो गया। एंड अनदर अप्रोच कुड बी क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। ये किसके बेसिस पे हो जाता है, ब्रांच का क्लासिफिकेशन, अर्बन ब्रांच, रूरल ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच, मेट्रो, ये किसके उस पे हो गया कि ये पर्टिकुलर एरिया कैसा है। तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन अगर आप देखो तो नहीं है इन अप्रोचेस में। सेगमेंटेड अप्रोच में भी क्या हो रहा है, वो बिजनेस पोटेंशियल है, लेकिन ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच इज मोर और लेस रिलेटेड टू द एरिया, कि वहाँ पे किस तरीके से बिजनेस जनरेट हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने देख लिए, हम लोग के इम्प्लीमेंटेशन मॉडल और प्रोसेस मॉडल, बिजनेस प्रोसेस मॉडल। ठीक है, हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 3 approaches, either entire processing is done through in-house resources, some products are processed in-house and some products for them outsourcing is done. Third approach क्या होता है, entire approach is outsourcing। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी हम लोग की पॉलिसी होगी। तो कुछ एक बैंक्स क्या करेंगे, वो लोग कंप्लीटली आउटसोर्सिंग यूज़ करेंगे, कुछ लोग कंप्लीटली इन हाउस अपना वर्क करेंगे। जैसे कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अगर क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, डेबिट कार्ड्स भी हैं, डिपॉजिट भी हैं, तो हमने क्या देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मोस्टली इन हाउस कर रहे हैं। मतलब लेट्स से डिपॉजिट और लोन्स की अगर बात हो रही है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करेंगे, इन हाउस करते हैं। वहीं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, फर्म के साथ उन्होंने टाई अप कर दिया और आउटसोर्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट अप्रोचेस। अगर बैंक को लगता है कि प्रॉफिट उनका मोटिव है तो वो लोग आउटसोर्सिंग यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी उनको चाहिए तो टेक्नोलॉजी के लिए वो लोग आउटसोर्सिंग यूज़ करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली जो ओवरऑल जिस्ट है वो यही है कि इंटायर प्रोसेसिंग या तो इन हाउस होगा या फिर आउटसोर्सिंग या फिर एक मिक्स किया जाएगा। आइदर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आउटसोर्सिंग, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए इन हाउस वर्क किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बात हो रही है इसकी? यस, क्लियर? ओके, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, इसमें हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। मैंने ये टेबल प्रोवाइड कर दिया आपके लिए, आप लोग जब पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इस टेबल को कंपेयर भी कर लेना। सिंपल सिंपल अप्रोचेस, टारगेट्स एट इंडिविजुअल कस्टमर्स, डील्स विद कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। ठीक है, मास मार्केट बैंकिंग मॉडल, रिलेटिवली स्मॉलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट क्लाइंट। जो रिटेल बैंकिंग है वो इंडिविजुअल सेगमेंट पे फोकस करता है, एंड देन अगेन फोकसेस ऑन द लार्ज पॉपुलेशन। कॉर्पोरेट बैंकिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और बिजनेस क्लाइंट्स पे फोकस करता है, मोस्टली दैट हैव अ हायर इनकम एंड हायर बैंकिंग नीड्स। देन
बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच, B2B अप्रोच और B2C अप्रोच, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B2C अप्रोच एंड B2B अप्रोच? किसी को पता है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम साक्षी, आप यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर, डोंट वरी. श्योर, ओके. एक्चुअली मैम, बैंक बिजनेस कर रहा है, कस्टमर को लोन, जैसे लोन देगा, ये देगा, तो बैंक अपना एसेट देख के देखता है। और कॉर्पोरेट बैंकिंग में होता है जैसे करंट अकाउंट वो सब खोले, तो वो लोग बिजनेस करता है, बिजनेस से बिजनेस जनरेट करता है। हाँ ठीक है, एक ये सही है, आप एकदम सिंपल तरीके से इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, सिंपल टर्म्स लाइक यू सेड कि क्या हो रहा है कि एक बिजनेस है, वो कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, जैसे कि बैंक है, बैंक इसको लेट्स से डिपॉजिट किसी इंडिविजुअल ने क्रिएट किया, तो वो डिपॉजिट बैंक के साथ क्रिएट किया है, वो आएगा, वो अगर पैसे निकालेगा तो कस्टमर पैसे निकाल के गया, सो दैट इज बिजनेस टू कस्टमर. ठीक है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस, कोई बैंक में करंट अकाउंट है, वो ट्रांसफर कर रहा है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, या फिर इन्वेस्टमेंट में यूज कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पे हम सिंपल टर्म से समझना चाहे तो ये मीनिंग हो सकता है. वेरी गुड. फिर लो टिकट साइज, टिकट साइज क्या था हम लोग का, लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट यहाँ पे कम होता है, लोन अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होता है. रिस्क इज वाइड स्प्रेड बिकॉज लार्ज कस्टमर ग्रुप है, यहाँ पे रिस्क इज मोर, वाई अगेन बिकॉज ऑफ द हाई टिकट साइज. ठीक है, अच्छा, हम लोग ने पिछली बार जब इस बारे में पढ़े तो हमने कहा था कि रिटेल बैंकिंग में रिस्क ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लार्ज कस्टमर्स हैं जो कि डिफॉल्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अनसिक्योरिटाइज्ड लोन्स, जो लोन्स होते हैं वो अनसिक्योरिटाइज्ड होते हैं. फिर भी क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है तो रिस्क इज वाइड स्प्रेड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता. कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है, रिस्क जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है कुछ कस्टमर्स के ऊपर ही. ठीक है, रिटर्न्स आर मोर इन रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिटर्न्स कम होते हैं, हायर लोन अमाउंट दिया जाता है. ठीक है, तो वो लोग बार्गेन कर सकते हैं लो रेट्स के लिए, बट यहाँ पे बार्गेनिंग पावर रिटेल बैंकिंग में कम होती है. फिर मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल लोन्स ज़्यादा लेबोरियस है बिकॉज ऑफ लार्ज कस्टमर, और यहाँ पे कम होता है. एंड अगेन लाइबिलिटी साइड में भी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज रिलेटिवली लेस, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज रिलेटिवली हाई. ठीक है, तो ये हम लोग के डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. राइट, ठीक है. सो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर. तो हम लोग को क्या मेनली याद रखना है, जो हम लोग ने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस मॉडल्स पढ़े वो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. फिर चैप्टर 4 फ्रॉम मॉड्यूल इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी. यहां तक क्लियर है? चैप्टर 3 में जो भी हमने डिस्कस किया, इट्स क्लियर? यस मैम, यस. ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करते हैं आज. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको देखना है कि पहला जो हमारे पास टॉपिक है, कि ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से बैंकिंग डेवलप हुई इंडिया में. एंड देन उसके बाद जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, और क्यों प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल बैंकिंग. ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग डेवलपमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. डेवलपमेंट फेजेस, दीज आर 3. ठीक है, फर्स्ट फेज होता है, दिस इज द अर्ली फेज. अर्ली फेज हम लोग का होता है फ्रॉम 1720 टू 1969. ब्रिटिश पीरियड भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि 1720 से बात स्टार्ट हो रही है, 1969 जब नेशनलाइजेशन हुआ था. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फेज और अर्ली फेज. फिर आता है हम लोगों का नेशनलाइजेशन फेज. नेशनलाइजेशन फेज है हम लोगों का
कब से कब तक? 1969 टू 1991। 1991 में क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म। एंड देन फाइनली हम लोग का जो थर्ड फेज होता है वो क्या हम लोग का, या तो रिफॉर्म एरा बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन फेज। ये है हम लोगों का लिबरलाइजेशन फेज विच इज 1991 onwards. So when we are talking about the development of Indian banks और Indian banking, तो हम इन 3 phases में डिवाइड करके तब इसको पढ़ते हैं, एक एक करके हर एक फेज को देते हैं। फर्स्ट फेज हम लोगों का है ब्रिटिश रूल के टाइम का, ठीक है। ब्रिटिश रूल में बहुत सारे बैंक्स थे जो कि ओपन हुए थे, बट उनका वर्किंग और पोजीशनिंग और प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं था। जितने भी बैंक्स ओपन हुए थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, वो क्लोज होना शुरू हो गए थे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम का है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस देयर वर 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स इन इंडिया। कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में, ठीक है। एंड देन दे वर मर्ज्ड विद द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना। ब्रिटिश पीरियड में ओपन हुए थे ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स, दीज वर इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। इसको बाद में 1921 में मर्ज कर दिया गया था विद द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दिस इंपीरियल बैंक was later nationalized in 1955 and was named the State Bank of India. जो आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दिस was earlier इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर नेशनलाइजेशन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। एंड इट इज ऑब्वियसली द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टुडे, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं अगर सेकेंड फेज की, तो अगेन हम लोग बात करें कि जब हम लोग ब्रिटिश पीरियड के, जैसे मैं कह रही थी, तो देयर वर मोर देन 600 बैंक्स जो कि ऑपरेट कर रहे थे, बट फिर बहुत कम बचे थे बिकॉज उनका कैपिटल कम था या फिर उनकी वर्किंग उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे रीजंस थे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया, in 1969 under the Banking Regulation Act of 1949 14 banks were nationalized, ठीक है। अब कौन कौन से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, अगर आपका मन है तो आप लिस्ट याद कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है, आपको अलग से वो लिस्ट को याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखो कि ये फर्स्ट फेज था नेशनलाइजेशन का, इन विच 14 बैंक्स वर नेशनलाइज। फिर सेकेंड फेज in the year 1980 other 6 banks were nationalized और अब टोटल 20 हो गए थे, ठीक है। उसके अलावा SBI के कुछ सब्सिडरीज भी थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था एंड देन दे वर लेटर मर्ज्ड विद SBI, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, आपको अलग अलग बैंक्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो रिसेंट एक और नेशनलाइजेशन हम लोग का हुआ था वो भी है, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड फेज की बात करिए, नेशनलाइजेशन है। तो इसमें बहुत सारे बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ला दिया गया था और नेशनलाइज कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट फेज 1969 14 बैंक्स, सेकेंड फेज 1980 अदर 6 बैंक्स, दीज वर नेशनलाइज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। फिर आ जाता है थर्ड फेज। थर्ड फेज, ये नाम याद रखिएगा, नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी की ही रिकमेंडेशंस पे मेजर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए थे। अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी आप पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमी में भी ये टॉपिक कवर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन। पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया पब्लिक बैंक्स में। फिर देखा कि नहीं, प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, सो प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स शुड आल्सो बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया। तो फिर से लिबरलाइजेशन किया। लिबरल का मतलब होता है इजी गोइंग पॉलिसीज। तो अब प्राइवेट सेक्टर बैंक सेटअप करना इजी कर दिया गया, तो प्राइवेटाइजेशन। सो RBI गेव आउट लाइसेंसेस टू ओपन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन द कंट्री। तो ये मेन 3 फेजेस हैं जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया को, राइट। ये 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बुक में दी गई है बट इंपॉर्टेंट यही है। तो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज देखा, थर्ड फेज में क्या रखना है,
1991 में जब ऐसे भी रिफॉर्म्स चल रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे, उसी में नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर मेजर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ कर दिया गया था। अब ये टॉपिक ना जो है कि डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, ये कई सारे चैप्टर्स में रिपीट हुआ है, तो वहाँ भी आपका रिवीजन हो जाएगा। मेनली इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स प्रॉफिट मीन्स फायदा, अगर आपका बेनिफिट हो रहा है सो दैट मीन्स प्रॉफिट। बट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ये दोनों एक नहीं है, ऑल्दो दीज टर्म्स आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम लोग बोल देते कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही है, बट ऐसा नहीं होता है, अलग अलग टर्म्स होते हैं। देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टर्म क्या याद रखना है हमको? एफिशिएंसी। अगर मैं बात कर रही हूँ, लेट्स से इफ आई एम स्पेंडिंग ₹100 ऑन सर्टेन थिंग, ठीक है, अगर मैं ₹100 स्पेंड कर रही हूँ, राइट, और उसमें से जो मुझको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आफ्टर वेरियस स्टेजेस दैट इज 120, ठीक है, तो 100 120 माइनस 120 जो हुआ ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है मेरा। बट अगर मुझे बात करनी है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि क्या उसी सेम 100 रुपीज को लगा के मैं एफिशिएंसी इंक्रीज कर पा रही हूँ, राइट? सो इट विल मीन if an organization is efficient, it will realize more profit as a percentage of its expenses. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। सेम एक्सपेंसेस के साथ अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही हूँ, सो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। वो कैसे वर्क हो सकता है? अगर मैं बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हूँ। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, इंडिविजुअल है, दे जस्ट एंटर इनटू द मार्केट, दे कीप ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट्स विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी और लेट्स से रिसर्च अबाउट द मार्केट, तो वो क्या होगा कि वो अननेसेसरी एफर्ट्स उसके लगेंगे, है ना, एक्स्ट्रा लेबर हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस वुड बी लेस एफिशिएंट। वहीं अगर वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग के बाद वर्क कर रहा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, हो सकता है कम लेबर में ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी। सो प्रॉफिटेबिलिटी is a measurement of efficiency and ultimately an organization's success or failure. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स रिसोर्सेज इन कंपैरिजन विद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। जो टर्म मैंने यूज किया ना, रिलेटिव, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो ऑप्शंस हैं, इफ दे हैव टू ऑल्टरनेटिव्स, वन ऑल्टरनेटिव विद लेस एक्सपेंसेस एंड वन ऑल्टरनेटिव विद मोर एक्सपेंसेस, खर्चा यहाँ पे ज़्यादा है, खर्चा यहाँ पे कम है, बट प्रॉफिट दोनों में सेम है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ये लेस एक्सपेंसिव वाला अप्रोच यूज़ कर रही है, तो हम बोलेंगे हाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एफिशिएंट है, वो कम खर्च करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, सो दैट विल कम अंडर एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक ज़्यादा ब्रॉड व्यू, रिलेटिव व्यू हमको किससे मिलता है? प्रॉफिटेबिलिटी से। इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ प्रॉफिट। तो हमने डिस्कस किया प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिट क्या होता है? एक टर्म यहाँ पे देखो, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? रिलेटिव। यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट। जो हम लोगों ने 120 माइनस 100 करके 20 निकाला था, एब्सोल्यूट नंबर, ये हम लोगों का प्रॉफिट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे देख नहीं रहे कि कॉस्ट कितना लग रहा है या टाइम कितना लग रहा है, वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट हाउ मच प्रॉफिट आई कैन जनरेट। तो वो क्या हो जाता है? द मनी अ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल इट्स एक्सपेंसेस। मुझे जितना भी खर्चा लगा है वो सब मैंने हटा दिया, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बच रहा है, दैट इज द प्रॉफिट दैट आई एम जनरेटिंग। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे यहाँ पे, वो केवल किस पे बात कर रहे होंगे कि हम लोगों को कितना पैसा जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ,
but they would ignore the fact that we also need to cover taxes and other expenses like salaries. We need to pay salaries, we need to pay for the electricity bill, we need to pay for let's say rent. इन सारी चीज़ों को कंसिडर किए बिना अगर मैं केवल प्रॉफिट को देख ले रही हूँ सो वो प्रॉफिट होगा, बट अगर मैं इन सब को भी इंक्लूड कर ले रही हूँ, इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर कर ले रही हूँ, दैट वुड कम अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो वो डिफरेंस हो जाता है। केवल मनी टर्म्स में हाउ मच मनी आई हैव अर्नड विल कम अंडर प्रॉफिट, बट मैंने उस पैसे को किस तरीके से अर्न किया, क्या मैंने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस यूज किए, दैट वुड कम अंडर प्रॉफिटेबिलिटी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो मेन टर्म्स क्या याद रखने हैं आपको, एब्सोल्यूट है प्रॉफिट और रिलेटिव है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। अब मीनिंग समझ में हुआ, दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यस मैम। ठीक है, ओके। अब प्रॉफिट जो होता है ये 3 लेवल्स पे होता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब ये इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये सबसे डायरेक्ट होता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना भी मैंने सेल्स किया, सेल्स विल गिव मी द रेवेन्यू and cost of goods sold is how much expenses I am incurring, expenses. So जब मैं इसको माइनस कर दूंगी तो वो मेरा हो जाता है ग्रॉस सेल। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे डायरेक्ट होता है, फर्स्ट लाइन जो हम लोग का, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सेल्स ये इनकम स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में होता है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेकेंड में होता है, जस्ट बिलो द सेल्स। So when we subtract the total sales, we subtract the cost of goods sold from the total sales, तो हमको gross profit मिल जाता है। फर्स्ट लाइन सबसे मोटा, ग्रॉस मतलब सबसे पहला, ठीक है, ग्रॉस, वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सेकेंड लाइन ऑफ प्रॉफिट हम लोगों का होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ये होते हैं SG&A। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं हम लोगों के SG&A। एस होता है हम लोगों के सेलिंग, कि मतलब बेसिकली इस तरीके से मान लो एडवर्टीजमेंट। हम लोगों ने केवल ऐसा तो नहीं है कि ले जाने या कोई खर्चा हुआ उतना ही हुआ, हम लोग को सेलिंग का भी खर्चा होता है, हम लोगों को एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। So when we subtract these SG&A, that is selling, general and administrative costs, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट्स से टोटल सेल्स था हम लोगों का 10,000, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था हम लोगों का 4,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 6,000 आ गया। उसके बाद कुछ एडवर्टीजमेंट पे, ट्रांसपोर्ट पे, इन सब पे भी खर्च हुआ। लेट्स से कितना खर्च हुआ, 1,000। तो जब मैं वो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद एक और टाइप के कॉस्ट होते हैं जो कि हम लोगों को इनकर करने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ हम लोगों ने लोन लिया होगा तभी हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट इनकर कर पा रहे हैं, तो उस लोन पे हमको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। उसके अलावा हमको गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करने होते हैं, है ना। तो ये जो 5,000 रुपीज़ हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, उसमें से लेट्स से मेरा इंटरेस्ट और टैक्सेस जो मुझको पे करने हैं, दैट इज अनदर 1,000। तो जब मैं उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 4,000 बचेगा, एंड दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट विच इज द नेट प्रॉफिट। ये फाइनल प्रॉफिट होता है जो मेरे पास बचता है। मैंने सैलरीज पे कर दी, टैक्सेस पे कर दिए, इंटरेस्ट पे कर दिया,
फाइनली मेरे पास जो प्रॉफिट बचा, जो मैं बोलूँगी हाँ दिस इज माई प्रॉफिट, दैट विल कम अंडर द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है आपको, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस करना है, SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स। एंड नेट प्रॉफिट जो कि थर्ड लेवल है, उसमें हमको क्या करना है, जब हमने ये सारे बेसिक कॉस्ट को हटा दिया, we also need to pay the taxes and interest, so that will be subtracted from the operating profit and we will reach the net profit। ये हम लोग का फाइनल लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए बैंक्स कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं या कुछ मेथड्स यूज करते हैं। So there are two traditional methods of profitability that we need to discuss here. These two traditional methods are return on assets and return on equity। ठीक है, अब बैंक के assets क्या होते हैं? Banks assets are the loans that it gives out, those come under the bank's asset। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी लेट्स से शेयर होल्डर्स, है ना। इक्विटी तो पता होगा ना क्या होता है, शेयर होल्डर्स हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो लोग इक्विटी, उनका प्रॉफिट होता है जो उनको मिलता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, सो रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मेजर्स को यूज किया जाता है। तो पहले देखते हैं रिटर्न ऑन असेट क्या होता है। अब देखिए, दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि बैंक्स करते हैं। दे अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड दे पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, है ना। जो सेविंग्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं बैंक, उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है जो उनको पे करना पड़ता है, और जो लोन्स बैंक्स देते हैं उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट होता है जो कि मिलता है, फीस भी होती है जो मिलती है, बट मेनली जो उनका अर्निंग्स होता है वो इंटरेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन एसेट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम दैट इट अर्न्स ऑन इट्स नेट इंटरेस्ट इनकम एंड फीस ऑन इट्स सर्विसेज। तो हम लोग यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात कर रहे हैं या इंटरेस्ट रेट स्प्रेड की बात कर रहे हैं, इसको नेट इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रेट स्प्रेड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन द लोन्स माइनस इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन द डिपॉजिट्स, या फिर हमारी लाइबिलिटी। तो जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से जब हम लोग जो इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो उनकी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाती है। नेट, जहां भी नेट की बात होगी समझ जाना कि कुछ ना कुछ हम लोग माइनस कर रहे हैं। नेट की जब भी बात होती है तो वे सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, कुछ छोटा अमाउंट है जो कि हम लोगों के काम का है। सो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड या इंटरेस्ट अर्निंग क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट दैट इज received on assets minus interest that is paid on the liability। ठीक है, interest income depends partly on the interest rate spread which is the average interest rate earned on its asset minus the average interest rate that is paid on its liabilities, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, हाँ, और उसके अलावा एक और टर्म जो कि यूज किया जाता है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब किसी भी चीज़ का मार्जिन अगर हमको निकालना है तो मार्जिन एक कंपैरिजन के तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मार्जिन कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट की, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड, अगर हम लोग इसको एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे, लेट्स से नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल असेट्स, मतलब क्या है इसका, ये रेशियो हमको क्या बता रहा है, हमारे
एवरेज टोटल असेट पे हमको कितनी इनकम मिल रही है, ठीक है, ये होता है हम लोग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। हाउ वेल द बैंक इज अर्निंग इनकम ऑन इट्स असेट, जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, जितना ज्यादा मार्जिन होगा, इसका मतलब कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी पे है, मतलब कि टोटल असेट्स पे उसको एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इनकम, ये हम लोगों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम बताता है। तो ये हाई होना चाहिए, जितना हाई होगा उतना हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ठीक है। क्लियर कि ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। बताइए अक्षय, रूबी, क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है? यस मैम। मैम फी इनकम, मतलब फी इनकम अलग से ऐड की है ना? हाँ, मतलब बेसिकली फीस, जैसे कुछ ऐसी सर्विसेज के बदले में फीस लेते हैं, वैसे तो सिंपल डिपॉजिट या लोन्स पे फीस नहीं होता, बट अगर बैंक एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फीस में आता है, वो भी अर्नड इनकम में ही होता है। बट मेनली हम लोग ठीक। यहाँ पे केवल इंटरेस्ट लिख रहे हैं बिकॉज मैक्सिमम इनकम इंटरेस्ट से आती है, क्योंकि फीस आरबीआई ने बोला है कि बहुत फीस बैंक चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो इनकम है वो किससे आता है, इंटरेस्ट से आता है, ठीक है। ओके मैम। अब जब ये सारी चीजें हम लोग ने कैलकुलेट कर ली तो रिटर्न ऑन असेट वही सेम चीज है जो हमने अभी डिस्कस की, फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड वी विल डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल इंटरेस्ट, ये हो जाता है हम लोग का रिटर्न ऑन असेट्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया रिटर्न ऑन असेट्स। दूसरा ट्रेडिशनल मेथड जो कि यूज किया जाता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। अब जैसा कि हमने बात की इक्विटी की, जब हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटी का मीनिंग, तो ये हम लोग शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी। बेसिकली बैंक्स भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक का या तो खुद का ओनर्स कैपिटल होता है या फिर बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी। So the return on equity is what the bank's owners are primarily interested in because that is the return they earn on their investment. बैंक भी investment करते हैं, उस investment पे बैंक जो earn करते हैं that comes under the return on equity, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को भी कैलकुलेट करने की बात होती है, लेकिन एक टर्म, एक चीज जो यहाँ पे आती है, बैंक्स बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी यूज नहीं कर सकते, एक टर्म यहाँ पे आता है लेवरेज, लेवरेज या फिर लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, लेवरेज रेशियो होता है बैंक्स असेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल, मतलब कि बैंक के पास जितना भी अमाउंट ऑफ इनकम स्टोर्ड है, बैंक का जो कैपिटल है उसको यूज करके बैंक कितने असेट्स को परचेज कर रहा है। अब यहाँ पे असेट्स लोन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वो अलग चीज हो गई, हम लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं। असेट मतलब इन्वेस्टमेंट किया, बैंक ने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए या बॉन्ड्स परचेज किए, तो वो यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसी पे जो बैंक होगा वो इक्विटी अर्न करेगा, ठीक है। तो बैंक अपने कैपिटल को यूज करके कितना असेट जनरेट कर रहा है वो हो जाता है लेवरेज रेशियो। तो अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बात करें तो जितना ज़्यादा लेवरेज रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि बैंक अपने कैपिटल को यूज कर रहा है, उससे उसको क्या हो रहा है, उसको इक्विटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आ जाती है, आरबीआई फिक्स करता है, वो बोलता है कि इससे ज्यादा लेवरेज रेशियो बैंक्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक लेवरेज रेशियो को बढ़ाते जाएंगे यानी कि ज्यादा असेट्स एक्वायर करते जाएंगे तो अपना रिस्क भी वो बढ़ा देंगे, ठीक है। क्यों? इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स आर नॉट वाइड, सो अ बैंक कैन ओनली अर्न मोर इंटरेस्ट इनकम बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोन्स
that it makes compared with the amount of its bank capital which is done by using leverage. तो ये बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि आरबीआई बोलता है कि बहुत ज़्यादा आप लेवरेज रेशियो को नहीं बढ़ा सकते हो, अगर बढ़ाओगे तो बैंक क्या करेंगे, वो धीरे धीरे करके अपने पूरे कैपिटल को क्या करेंगे, वो यूज अप करने लगेंगे क्योंकि उनको वहाँ पे इक्विटी मिल रही है। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में कि क्या होता है कैसे होता है, उतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, मेनली जो हमको यहाँ पे याद रखना है कि एक तो बैंक रिटर्न ऑन एसेट यूज़ करता है कि उसको कितना रिटर्न ऑन एसेट मिल रहा है, दूसरा वो यूज़ करता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को डिराइव करने का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाइड बाय द लेवरेज रेशियो जो कि होता है बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। अब इसी फॉर्मूले को और ज़्यादा अगर एक्सपैंड करना चाहें तो रिटर्न ऑन एसेट का क्या फॉर्मूला था हम लोगों का, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक्स एसेट, ये फॉर्मूला था ना हम लोगों ने अभी देखा था रिटर्न ऑन एसेट्स का, बैंक एसेट इनटू बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल, बैंक कैपिटल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल। तो फर्स्ट में रिटर्न ऑन एसेट में हम लोग देख रहे थे कि क्या रेशियो है, रेशियो ऑफ द बैंक्स एसेट टू द बैंक नेट इनकम, और यहाँ पे इक्विटी में हम क्या देख रहे हैं, रेशियो ऑफ द नेट इनकम एंड द बैंक कैपिटल, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि अगर बैंक के असेट्स कुछ अमाउंट है हमारे पास, कुछ अमाउंट हमारे पास बैंक लाइबिलिटी का है, तो उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, बैंक अपने असेट के हिसाब से, असेट के कंपैरिजन में कितना इनकम अर्न कर रहा है, और बैंक अपने कैपिटल के रिटर्न में या कैपिटल के हिसाब से कितना इनकम अर्न कर रहा है, वो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। और फिर से वही चीज़ आरबीआई फिक्स करता है पर्टिकुलर कि इससे ज़्यादा आप अपना रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर लेवरेज रेशियो नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो बैंक का पूरा जो कैपिटल है वो वाइंड अप हो जाएगा। इसके लिए एक बार और क्या करना, रिवाइज करना, तो बुक में देखना या फिर यूट्यूब वीडियोस है, मीनिंग समझने की कोशिश करना, फिर भी अगर डाउट होता है तो हम लोग उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर डाउट आता है तो, वरना आना नहीं चाहिए, सिंपल इतना इतना ही याद रखना है। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इट इज़ मोस्टली थ्योरेटिकल, कि मतलब कि बैंक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई एफिशिएंसी मैटर्स, क्योंकि बैंक्स दे नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स दैट दे नीड टू इनकर, तो वो अपने कॉस्ट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे so that the maximum profitability can be made। उसके अलावा improved efficiency क्या होती है, processes support a faster pace of growth, revenue stream अगर banks का बढ़ रहा है, ठीक है, overhead cost कम है फिर भी अगर revenue बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। theoretical part है mostly कि क्यों हम लोग efficiency या profitability की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ने profitability में क्या देखा था, with less costs more profit। ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है मैडम? ओवरहेड कॉस्ट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओवरहेड एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेट्स से अगर टेक्नोलॉजी बैंक की बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, कवर करने के लिए डेप्रिसिएशन को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द ओवरहेड कॉस्ट। सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सके, वो हम लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। एंड बैंक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर उनको कॉम्पिटिटिव रहना है, मार्केट में अपना स्पेस बना के रखना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद है कि फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स,
मॉड्यूल बी में आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स बेसिकली नेशन, पूरे नेशन में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इम्पैक्ट होगी। मतलब अगर नेशन की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अगर नेशन में इन्फ्लेशन हो रहा है तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को बैंक्स कंट्रोल नहीं कर सकते, ये किसका कंट्रोल में आ रहा है, ये पूरे नेशन में है, पूरे नेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि नेशन में कंट्री में जो जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से। और भी चीजें हो सकती है कंट्री में, हो सकता है लेट्स जब पैंडेमिक आ गया था, है ना, तो पैंडेमिक के ऊपर बैंक का कोई कंट्रोल नहीं था, बैंक कुछ भी करता, पैंडेमिक था, कोविड-19 की वजह से जो चेंजेस आए वो आए, तो वो क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री की, जैसे कि एनपीए। अगर किसी भी बैंक के इफ द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, द बैड लोन्स, दीज आर ऑन अ वर्ज ऑफ राइजिंग, ज़्यादा एनपीएज हो रहे हैं किसी बैंक के लिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा एनपीए, इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। Other specific factors are also there. इनकम, सर्विस चार्जेस, फीस, ये किसके डिपेंडेंट हो जाएगा, ये आरबीआई पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि आरबीआई ने कितना फीस सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा फी आप नहीं कर सकते हो। या फिर और भी फैक्टर्स हो जाएंगे जैसे कि सीआरआर हो गया, एसएलआर, ये सारे रेट्स अगर आपने पढ़े हो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब आरबीआई सेट करता है। दीज थिंग्स आल्सो आर गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स। ये तो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ये समझो कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन बैंक्स इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी, आप लोग मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या लगता है, हाउ कैन बैंक्स इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी। मशीनरी मतलब ऑटोमेशन चाहिए, एआई का मदद चाहिए मैडम, यस, एआई हो गया, और क्या बोलते हैं, एआई, और मोस्ट मतलब जो उसका हम लोग जो एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए मैडम। यस, मतलब कि स्टाफ वर्कर्स को इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन यूज करना, कस्टमर इंफॉर्मेशन को बेटर यूटिलाइज करना, है ना। सो ये सब यस, कॉमन चीज़ें हैं जो आप खुद से जज कर सकते हो कि ये चीज़ें करने से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि और अलग से बताए गए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि बैंक्स ले सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो एक बार क्या करना, बस रीड थ्रू कर लेना अपने बुक से, नोट्स से, बस रीड थ्रू कर लेना कि क्या क्या चीज़ है, वो ऑलरेडी आपको पता है। तो कुछ क्वेश्चंस, अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी? नो मैम। ओके, रूबी आप हो, यू आर देयर? चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अगेन आई वुड से नो, ओके ठीक है। तो अगेन क्या करना, दोनों ही चैप्टर 3 और चैप्टर 4, कुछ कुछ थियोरेटिकल पार्ट ही है जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको ऑलरेडी पता होगा, वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। गो थ्रू देम, अगर कोई पॉइंट या कोई टर्म होता है जो नहीं समझ में आता है, देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन, या फिर ग्रुप में डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आज का। Based on the implementation models of various banks, which of the following statements are correct? Implementation models के हिसाब से, the decision to outsource operations in public sector banks is heavily influenced by regulatory requirements. The new generation private sector banks exclusively use in-house approach. Foreign banks extensively utilize outsourcing for both front end and back end. Old private sector banks and public sector banks rely on internal resources. बताइए कौन कौन 3 से? एंड ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी 3 and 4। वन क्यों नहीं ठीक होगा? On the decision to outsource operation in public. यस, रूबी सिंह सी 1, 3 and 4। देखते हैं क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर। यस, राइट आंसर इज 1, 3 and 4। ठीक है, अब देखो बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो कोशिश क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो लोग इन हाउस अप्रोच यूज करेंगे, बट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं इस प्रोडक्ट के लिए आपको आउटसोर्स करना ही करना है, तो फिर बैंक्स को आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो दैट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आरबीआई ने बोल दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अच्छी जगह से करवाओ। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी टीम नहीं है, तो लोगों को एम्प्लॉय करो, अपॉइंट करो और फिर ढंग की जगह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आउटसोर्सिंग करनी ही पड़ेगी। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये दोनों तो ठीक है, 3 and 4 पता ही है। और न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन हाउस नहीं, वो लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Considering the differences between horizontally and vertically organized model, which of the following statements accurately reflect these organizational structures? Horizontally organized models separate process model for different products, product-wise end-to-end solutions. Vertically organized model in a public sector banks, extensive common customer information. Public sector banks predominantly utilize the horizontally organized model, and vertically organized model lack a centralized customer database. ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट्स को और फिर आंसर करो। A 1, 2 and 3। Okay. Akshay, you also try? 1 तो सही है और 3 भी सही है। 2 पे particularly in the way extensive common customer information ability in-house cross-link। ये हाँ 2 भी सही होगा। 2 भी सही होगा? Yeah. Yes, 1, 2 and 3। कस्टमर कई कस्टमर सीआई होता है ना। हाँ, एकदम सही। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन, तो ये वाला भी ठीक हो गया। एंड हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल तो पता ही है। ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि वर्टिकली ऑर्गेनाइज में सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस होता है। ठीक है, लैक नहीं करता, सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस होता है जो कि यूज किया जाता है। यस, 1, 2 and 3। नेक्स्ट, given the various business strategies employed by the banks for targeting the specific domains, which of the following statements accurately reflect these strategies and their implementation? Public sector banks, they use a holistic model for retail banking. New generation private sector banks adopt a geography-based approach. Segmented approach is effectively implemented in some PSBs. And foreign banks limit their strategies। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। Take your time, read the statements carefully। जो हम लोगों ने सेगमेंटेड क्लासिफिकेशन और ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच देखा था। ए नॉट श्योर। अच्छा, कोई बात नहीं। मैम 1, 2 and 4 सी। नहीं, एक्चुअली 1 and 3।
1 1 and and 3 3 से। होगा। हाँ चलो देखते हैं कैसे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये होलिस्टिक मॉडल यूज करते हैं। जहां भी होलिस्टिक की बात हो रही है मतलब कि ट्रेडिशनल है, कुछ ओवरऑल चीजें कर रहे हैं। तो रिटेल बैंकिंग अलाइंस विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, कुछ सेगमेंटेड अप्रोच है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। प्रीडोमिनेंटली होलिस्टिक अप्रोच वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ एक डिफाइंड नहीं कर दिया कि नहीं हम सेगमेंटेड ही करेंगे या फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ही करेंगे। थोड़े थोड़े उन्होंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक अप्रोच के लिए लिए। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली या तो सेगमेंटेड यूज करेंगे या फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, क्या क्या क्लासिफिकेशंस थे, जैसे रूरल हो गया, अर्बन हो गया या फिर मेट्रो हो गया, ये सारे क्लासिफिकेशन बेस्ड थे। तो जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने बोला कि नहीं हम लोग एरिया के हिसाब से या फिर क्लासिफिकेशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है। एंड सेगमेंटेड अप्रोच इज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेगमेंटेड अप्रोच की हैं, कुछ ज्योग्राफी बेस्ड की हैं। तो सेगमेंटेड अप्रोच में वो लोग क्या करते हैं, रिसोर्स सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, उनके पास क्या फायदा है, ब्रांच का फायदा है। ब्रांच रीच ज्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। और फॉरेन सेक्टर बैंक्स तो फोकस करेंगे ही नहीं ना कि रूरल क्रिएट करना है या सेमी अर्बन क्रिएट करना है। उन लोग का तो फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो जो फॉरेन सेक्टर बैंक्स होते हैं ये किस पे करते हैं, ये लोग पर्टिकुलरली या तो किस पे करेंगे, सेगमेंटेड कर लेंगे या प्रॉफिट बेसिस पे करेंगे। तो वो लोग ब्रांच टाइप पे तो फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी ब्रांच की बात आ रही है तो वो न्यू जनरेशन या फिर फॉरेन सेक्टर बैंक्स नहीं करेंगे। ठीक है। सो 1 and 3, 1 and 3 क्लियर। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements best describes the approach to processing products and services in retail banking across the different types of banks? चलो ये तो easy होगा। कौन सा statement सही है? Most of the public sector banks and old private sector banks outsource the entire process. New generation private sector banks primarily rely on in-house resourcing for processing their products and service. Foreign sector banks typically outsource the entire process. Centralized processing is predominantly utilized by all bank types. ऑप्शन सी। C सही है? यस मैम। C is the correct option. ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये तो आउटसोर्स करते ही नहीं है, इन हाउस करते हैं। सेकंड में न्यू जनरेशन आउटसोर्स करते हैं, इन हाउस नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements accurately highlights a major difference between retail banking and corporate or wholesale banking? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये भी सिंपल होना चाहिए। Corporate banking offers higher returns than retail banking. Monitoring and recovering process in corporate bank is more laborious. Retail banking targets customers with a mass market model, whereas corporate banking focuses on a smaller business-centric client base. Risk in retail bank is lower than in corporate banking because of the loans are of smaller ticket size. ऑप्शन सी मैडम, सबसे ज्यादा तो सी होगा क्योंकि मास मार्केट मॉडल ये है। डी भी होगा लेकिन डी उतना ज्यादा नहीं है। सी और डी दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या सही है। सी, यस सी। ठीक है। डी कम है क्योंकि यहाँ पे रिस्क वाइड स्प्रेड अगर होता तो वो अलग चलता। ठीक है, रिस्क यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज्यादा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोन्स आर स्मॉलर टिकट साइज, नहीं रिटेल बैंकिंग में लोन स्मॉलर टिकट साइज के होते हैं ना, कॉर्पोरेट मैडम में वही तो लिखा, नहीं, बिकॉज द लोन्स गलत लिखा है ना।
नहीं मैडम सही लिखा है, रिटेल इन रिस्क कम है क्योंकि लोन का साइज कम है रिटेल में, यही तो है। रिटेल नहीं ना, कॉर्पोरेट बैंकिंग लिखा है। बिकॉज लोन से बिकॉज दिया है, देन इन दिया हुआ ना मैडम, मतलब रिटेल बैंकिंग में कम इसलिए है क्योंकि लोन्स आर ऑफ स्मॉल टिकट साइज। अच्छा, the risk in retail banking is lower than in corporate banking because the loans are of smaller ticket size। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे रिस्क लोअर की जगह वाइड स्प्रेड देना चाहिए था। हाँ, अगर वाइड स्प्रेड देता तो फिर वो ठीक रहता। यस, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सही है। नेक्स्ट, which statements accurately distinguish between profit and profitability? Profit is an absolute financial gain calculated as total revenue minus total expenses. Profitability is measured in an absolute manner. Profitability assesses the company's efficiency in generating profit relative to its size. While profit reflects the total earnings, profitability is a percentage indicating how effectively these profits are generated. C, okay. 1 और 3 तो पूरा सही है, फोर्थ को while profit reflect total परसेंटेज, परसेंटेज तो परसेंटेज में निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी मैडम। रेशियो तो होता ही है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को कि प्रॉफिट परसेंटेज कितने परसेंटेज का प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी को परसेंटेज में बोला जा सकता है तो कि 1 3 and 4 के ऊपर प्रॉफिट 1 3 and 4। यस, 1 3 and 4। बेसिकली फर्स्ट और थर्ड हाँ एकदम क्लियर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट टोटल अर्निंग्स एक्सीडिंग एक्सपेंसेस बता रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है कि हम लोगों ने उस प्रॉफिट्स में से द परसेंटेज एज टू हाउ इफेक्टिवली दोज प्रॉफिट्स आर जनरेटेड। ठीक है, सो 1 3 and 4। Then, based on the traditional measures of business profitability and structure of bank assets and liabilities, which of the following statements is correct? A bank's profitability is solely determined by its ability to generate interest on loans and securities. Banks use only their owners' equity to finance the purchase of income generating assets. The money held in loan loss reserves contributes directly to the bank's profit. Return on assets and return on equity are the primary indicators of a bank's profitability. बताइए कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे तो डायरेक्टली पता चल ही रहा है कि गलत है। Which strategies are critical for banks to enhance customer relationships and improve operational efficiencies? ये थ्योरेटिकल वाले पार्ट से है जो कि हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, फिर भी खुद से स्टेटमेंट को पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो क्या स्ट्रेटजीज हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव कर सकते हैं बैंक? कस्टमाइजिंग कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, implementing a one-size-fits-all approach, utilizing real-time data, expanding the automated customer care options। क्या सही होगा? बी होगा मेरा। नहीं मैं 1 और 4 बी सही है। बी 1 and 4, 1 and 4, yes, customizing customer service product offering and expanding the automated customer care options, and that is all for today। ठीक है, ऑलमोस्ट सब तो समझ में आ ही गया, क्वेश्चंस भी सॉल्व करके कि क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट अभी तक के टॉपिक्स में? Ma'am, the questions will be numerical or theoretical, madam? No, Can you tell one? Yes, from this chapter, questions will be theoretical only. Okay, okay, ma'am. Numerical questions are not probable. Even if they are asked, then these formulas are very simple. All you need to do is remember how we need to calculate the operating profit or the net profit. Simply you need to minus things.
but most probable is that theoretical questions will be asked. Okay, ma'am. Okay, so मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि रिवीजन हो जाए. उससे ये भी फायदा रहेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक नहीं समझ में आए, बिकॉज वी आर कवरिंग द टॉपिक्स हियर, बट हो सकता है कि अभी समझ में आ रहा हो, बाद में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए. सो डू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट. एनीथिंग Okay, एल्स, madam. Good. और शैल वी एंड टुडेज क्लास? एंड कर सकते हैं? Yes, madam. ओके देन, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मॉक टेस्ट. कल के सेशन में कोई भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस. ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग. गुड नाइट.